हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार। स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फ्यूसर्च में। आज हम डिस्कस करेंगे द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को। इस मांग के उत्तर में जनसंघ के मेंबर्स ने जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और इस तरह मुख्य रूप से अलग होकर पूर्व में आरएसएस एफिलिएटेड मेंबर्स ने मिलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति का केंद्र बनने वाली थी। आगे बात करते हैं द राइज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का उदय। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी भले ही आज से 4 दशक पहले ही बनी हो, परंतु उसके उद्गमता भारत की आजादी के साथ ही बननी शुरू हो गई थी। बीजेपी एक नवोदित पॉलिटिकल पार्टी थी, फिर भी इसमें जनसंघ के ओरिजिनल स्ट्रक्चर की झलक साफ देखी जा सकती थी। यही कारण है कि बीजेपी के पहले प्रेसिडेंट भी उस समय पर जनसंघ के प्रमुख रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। अपने शुरुआती दिनों में इस पार्टी को अपनी जमीन तलाशने में बहुत सी परेशानियां आई। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि जनसंघ से अलग पहचान बनाने के लिए नवोदित बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर कुछ हद तक कंफ्यूज्ड थी। यही कारण था कि वह जनसंघ की हिंदुत्व वाली इमेज से हटकर खुद को जनता पार्टी का एक अहम घटक दल और गांधीवादी सोशलिज्म की मॉडरेटरी आइडियोलॉजी से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी कि इस कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी और इंदिरा गांधी की हत्या के चलते जनता में जगी सिंपैथी का ही नतीजा था कि 1984 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी केवल 2 सीट्स और टोटल वोट का केवल 7% ही जीत पाई। इस हार की सीख लेते हुए बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को पार्टी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और अब ये पार्टी फिर से बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ की हिंदू नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ने लगी। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर एक आंदोलन शुरू किया था। हिंदू आस्था से जुड़े इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने भी आडवाणी जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव रखनी शुरू कर दी थी और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के पूर्ण सहयोग की बात करते हुए बीजेपी ने इसे अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो का भी पार्ट बना लिया। एक तरह से यही वो मुद्दा था जिसमें स्ट्रगल करती बीजेपी में जान डाल दी। इस मुद्दे को लेकर चलाए जा रहे इस कंपेनियन को लेकर लोगों में भी सपोर्ट बढ़ने लगा, जिसका पहला परिणाम 1989 के जनरल इलेक्शन में देखने को मिला। जनसंघ बीजेपी को 86 सीट्स मिली थी। लोकसभा में मिली इस सफलता की वजह से बीजेपी न्यूली फॉर्म्ड बीजेपी बीपी सिंह की नेशनल फंड गवर्नमेंट की एक क्रूशियल क्वांटिटी बन गई थी और इसके बाद से बीजेपी हमेशा इंडियन पॉलिटिक्स के सेंट्रल स्टेज पर बनी हुई है। लेकिन इस स्टेज पर बीजेपी का असली परफॉर्मेंस आना बाकी था। बीजेपी कुछ ऐसा करने वाली थी जो उसे भारत की मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन से सीधे जोड़ने वाला था, जिससे न केवल बीजेपी बल्कि पूरे भारत की राजनीति बदलने वाली थी। इसके बाद राम जन्मभूमि मूवमेंट को लाया गया, यानी कि राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उसको शुरू किया गया। 1990 का दशक आते आते देश का बच्चा बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जानने लगा। इसी बीच सितंबर 1990 में आडवाणी जी ने राम मंदिर बनाए जाने के सपोर्ट में सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालने का आह्वान किया और इस रथ यात्रा के साथ ही भारतीय राजनीति भगवे रंग से रंग गई। आडवाणी जी का कहना था कि पूरे भारत से इस मंदिर के लिए सपोर्ट जुटाना और हिंदुओं को जागृत करना था, लेकिन इस रथ
यात्रा के संदर्भ में परफॉर्मेंस हिस्टोरियंस रामचंद्र गुहा का कहना है कि रथ यात्रा प्रतिबिंब थी हिंदुओं की धर्म युद्ध की, पुरुषार्थ की और हिंदू नेशनलिज्म की। बाय द वे, इस यात्रा को किसी भी नजरिए से देखा जाए, इस पूरी यात्रा के दौरान आडवाणी जी अपनी पब्लिक स्पीच में गवर्नमेंट पर मुस्लिम स्यूडो सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदुओं की लेजिस्लेटिव एक्सप्रेशंस को दारकिनार करने का आरोप लगाती है। साथ ही इस यात्रा के दौरान ये जनता से अपनी पार्टी के सहयोग के लिए अपील भी करते रहे। इस यात्रा के चलते बिहार के तत्काल मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी के प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाले जाने के ऑर्डर रिलीज कर दिए, लेकिन इसके बाद भी हजारों की संख्या में कार्ड सेवक और वॉलंटियर्स अयोध्या पहुंचने लगे। यूपी में इस बढ़ते जमावड़े को देखते हुए यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने हजारों कार्ड सेवकों को डिटेंशन करने के ऑर्डर दे दिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत से कार्ड सेवक अयोध्या पहुंच गए। इसे देखते हुए अयोध्या में पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ी। इसी बीच फोर्सेस और कार्ड सेवक के बीच झड़प हो गई, जिसमें बहुत से कार्ड सेवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के बाद यूपी का माहौल बिगड़ने लगा और यूपी के बहुत सी जगहों पर दंगे शुरू हो गए। इसी बीच बीजेपी ने बीपी सिंह गवर्नमेंट से भी अपना सहयोग वापस ले लिया, जिसके चलते फिर से फ्रेश इलेक्शन हुए और इस बार बीजेपी को 120 सीट्स मिली। साथ ही यूपी में भी बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन इस इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। 6 दिसंबर 1992 में आरएसएस और आरएसएस के एफिलिएटेड ने एक रैली गठित की, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। ये रैली अयोध्या के उसी विवादित राम जन्मभूमि के पास हो रही थी, लेकिन उसी दिन संदिग्ध परिस्थितियों में रैली उग्र हो गई और इसमें शामिल हुई लाखों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसे तहस-नहस कर दिया। ये घटना एक भूकंप के समान हुई, जिसमें निकलने वाली तरंगे आने वाले हफ्तों तक देश के अलग-अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में फैलती रही और देश भर में हुए इन दंगों में हजारों लोगों की मौत हो गई। इस विवादास्पद घटना के बाद सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को बैन कर दिया और साथ ही आडवाणी और अन्य बीजेपी लीडर्स को भीड़ को उकसाने और उग्र भाषण देने के आरोप में अरेस्ट कर लिया। इस घटना के बाद में बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि ये एक घटना नहीं बल्कि पहले से प्लान की गई साजिश थी। इसी संदर्भ में 2009 में जस्टिस मोहन सिंह लिम्हाना की रिपोर्ट में बीजेपी के नामची नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 68 को इस विध्वंसक के लिए दोषी माना गया। इस रिपोर्ट के अनुसार इसके भाषणों और बहकावे में ही बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई। साथ ही उस वक्त की कल्याण सिंह की यूपी सरकार को भी इस घटना में शामिल माना गया। लेकिन 30 सितंबर 2020 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इन सभी को दोषी न मानकर बरी कर दिया गया। अब इन तथ्यों और उनकी विवेचना के आधार पर इस घटना को किसी प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इन सबके बीच में जो एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है वो ये कि आजाद भारत के इतिहास की शायद यही वो सबसे बड़ी घटना है जिसने हिंदुस्तान की आने वाले कल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बीजेपी ने इस रथ यात्रा के अलावा भी यात्रा की और वो भी
वो थी 11 दिसंबर 1991 में मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में की गई एकता यात्रा। ये यात्रा देश में एकीकरण का संदेश देने के लिए कन्याकुमारी से 14 राज्यों से होते हुए 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ खत्म हुई। बीजेपी की इस दोनों ही यात्रा में एक और समानता थी, वो थी कि भारत के करंट पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक अहम किरदार निभाया था। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि देश का भावी नेतृत्व भी इन्हीं आंदोलन के बीच तैयार हो रहा था, लेकिन भारत सत्ता इस नए नेतृत्व के हाथ में सौंपने के लिए अभी 2 दशक का समय बाकी था। इसी बीच में बीजेपी टर्न्ड इनटू एनडीए। बीजेपी टर्न्ड हो गई थी एनडीए में। 1919 का दशक आते आते कांग्रेस पहली वाली कांग्रेस नहीं रही थी। उसे चुनौती देने के लिए बहुत सी क्षेत्रीय पार्टी लंबंद हो रही थी, लेकिन इसमें से कोई भी अकेले टक्कर देने में सक्षम नहीं था। ऐसे में बीजेपी, जो अब तक भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, ऐसी कांग्रेस विरोधी आंदोलन करने के लिए परिपक्व हो चुकी थी। अब अगले 2 दशक तक बीजेपी जो इन दलों के साथ मिलकर एनडीए बना चुकी थी, इसका सीधे मुकाबला यूपीए या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के रूप में कांग्रेस के घटक दलों से हो रहा था। इस दौरान बीजेपी का नेतृत्व एक तरह से अटल जी के हाथ में रहा, जिन्होंने तीन अलग अलग बार देश की कमान भी संभाली, लेकिन उनमें से वो एक ही बार अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। इसका बड़ा कारण ये ही था कि ये दौर गठजोड़ की सरकार का था। जहां तक घटक दलों के मूड के अनुसार सरकार बनती या गिरती थी, फिर भी उसके बीच राजनीति में बीजेपी के बढ़ते कद और जमीन पर उसकी बढ़ती पकड़ को साफ देखा जा सकता था। इस बीच जब अटल जी ने 1999 से 2004 तक अपनी सरकार बनाई, तो उस बीच उनकी सरकार की काफी सराहना हुई। साथ ही उस बीच जैसे पाकिस्तान से संबंधों को सुधारने के लिए बस यात्रा के माध्यम से पहल की गई, उसकी भी देश विरोध में काफी सराहना हुई। लेकिन पाकिस्तान की ओर से कारगिल युद्ध के नाम पर भारत को केवल धोखा ही मिला। ऐसे मुश्किल वक्त में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसा माना जा रहा था कि अटल जी की सरकार दोबारा बनना तय है, लेकिन आशाओं के विपरीत कांग्रेस यूपीए के रूप में वापस लौट आई, जिससे देखकर लगता था कि कांग्रेस को फिर वही पुराना और वापस आ गया है। लेकिन इस इतिहास में अभी एक आखिरी मोड़ आना बाकी था, और वो था एनडीए टर्न्ड बीजेपी। यूपीए के सेकंड टर्म्स में उस पर बहुत से करप्शन के चार्जेस लग रहे थे, और साथ ही महंगाई भी आसमान छू रही थी। ऐसे में देश की जनता परिवर्तन चाहती थी, और वो उन्हें गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी में दिख रहा था। ये मोदी जी की फैन फॉलोइंग थी, जिसने 2014 और फिर 2019 में उनके द्वारा लड़े गए इलेक्शन में ऐतिहासिक जीत दिलाई। ये जीत का ही नतीजा था। जहां एक समय बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनडीए का सहारा लेना पड़ता था, वहीं अब बीजेपी अकेले सरकार बनाने में सक्षम थी। और सेंट्रल इलेक्शन हो या फिर स्टेट, बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही इलेक्शन लड़ती देखी जाती है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि 2014 और 2019 में भी लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कैंडिडेट्स नहीं पीएम चुन रहे हैं। बीजेपी के इस टर्न अराउंड के श्रेय का हकदार एक व्यक्ति और है, और वो है तत्कालीन बीजेपी प्रेसिडेंट
और करंट होम मिनिस्टर अमित शाह। ये अमित शाह जी ही हैं, पॉलिटिकल पॉलिटिकल एक्यूमेन ही हैं, जिस वजह से उन्हें आज की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। ये उनका किया हुआ ग्राउंड वर्क ही है, जिसकी वजह से बीजेपी न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जबकि एक छत्र शासन करने वाली कांग्रेस आज सिमटती जा रही है। तो ये आज की बीजेपी की हिस्ट्री है दोस्तों। आशा करता हूं सभी को बहुत अच्छा से और अच्छे से समझ में आई होगी। हम आशा करते हैं अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स करें, और बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स।